to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक फैमिली ट्री है जिसमें एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम है नौशेरा के शेर का, एक कम्युनिस्ट नेता का, और इसी फैमिली ट्री में नाम है देश के सबसे बड़े सूबे के एक गैंगस्टर, माफिया और नेता रहे व्यक्ति का। कहानी को आगे बढ़ाएं तो गाजीपुर के बड़े फाटक का जिक्र है, एक विधायक के मर्डर का जिक्र है, एक पुलिस वाले के बिलखते हुए अपनी नौकरी छोड़ने का जिक्र है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का लंबा दौर चलता है कि जेल की बदली होगी या नहीं, माफिया अपने होम स्टेट की जेल में आएगा कि नहीं, और फोन कॉल का जिक्र है जो इस गैंगस्टर की मौत के कुछ रोज पहले की गई थी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज बड़ी खबर में विस्तार से बात पूर्व विधायक और सजा याफ्ता अपराधी मुख्तार अंसारी की, जिसका 28 मार्च को बांदा की एक जेल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुख्तार की मौत कैसे हुई? बांदा जेल प्रशासन ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 63 साल के मुख्तार अंसारी को 28 मार्च की शाम करीब 8:45 बजे जेल सुरक्षा कर्मियों ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। बेहोशी की हालत में लाया गया, उल्टियां हो रही थी। 9 डॉक्टरों की टीम ने ट्रीट किया लेकिन बचाया नहीं जा सका। कार्डियक अरेस्ट से यानी दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। ये अस्पताल का बयान है। मुख्तार के निधन के बाद गाजीपुर समेत यूपी के लगभग सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे यूपी में धारा 144 लगाई गई। अलीगढ़, फिरोजाबाद, प्रयागराज, कासगंज समेत राज्य के कई जिलों में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और गाजीपुर के एसपी उन्होंने बताया सुरक्षा के इंतजाम क्या है। कल जब से शाम को देर रात्रि में न्यूज फ्लैश हुई है तभी से पूरा जिला प्रशासन चौकसी बढ़ते हुए है। रात से ही हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इस संबंध में क्योंकि परिवार से भी लगातार संपर्क में है और अभी तक परिवार भी पूरा सहयोग कर रहा है और आज पूरे दिन भी अभी भी हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है और अभी जो बांदा है जहां पीएम हो रहा है, ये जानकारी मिली है कि पीएम अभी चल रहा है, तो उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहाँ पर शव आ पाएगा और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं, जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज है उससे वो दफनाया जाएगा। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर में और पूरे पूर्वांचल में क्या माहौल है, बता रहे हैं लल्लन टॉप के रिपोर्टर सिद्धांत मोहन जो इस समय मऊ और गाजीपुर में मौजूद हैं। देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है मोहम्मदाबाद का वो फाटक वाला इलाका। पीछे मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी यानी अंसारी परिवार का घर है और ये पुलिस बैरिकेड एक मतलब लचर सा पुलिस बैरिकेड लगाया गया है और लोगों को, भारी वाहनों को इस रास्ते से पास नहीं करने दिया जा रहा है। एक चीज़ ये भी है यहाँ पे कि अभी सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी आने में यहाँ पे अभी 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। जिस समय हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी बांदा मेडिकल कॉलेज से यहाँ के लिए रवाना हुई है। उसके बाद जब यहाँ आती है तो जैसा पुलिस सोर्सेज ने बताया है कि छतों पर भी निगरानी की जाएगी, ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जाएगी और यहाँ पर फ्यूनरल तक आने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में तहकीकात और तफ्तीश की जाएगी। तब सबको एक साथ एक्सेस नहीं दिया जा सकेगा। और फाटक में भी, जो फाटक अगर आप देख रहे हैं, जो ये लाल बाउंड्री वाला मकान मुख्तार अंसारी का घर है, इस फाटक में भी सारे लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है इस वक्त। जो भी उनके घर वाले हैं, जो भी उनके घर के परिचित हैं, जिनको भी नमाज़ पढ़नी है वहाँ पर आकर उनको ही एंट्री दी जा रही है और बाकी सारे लोगों को बाहर से ही, परिवार के कई लोग, कई बार सुबकतुल्ला अंसारी, उनके बेटे मन्नू अंसारी, कई बार इलाके के जो दूसरे पार्षद हैं वो यहाँ पर आके लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि वो यहाँ भीड़ न लगाएं, धारा 144 लगी हुई है, वो अपने घर जाएँ। कई बार परिवार के लोगों ने बाहर आके लोगों को नारा लगाने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने से आके रोका है। मुख्तार अंसारी की पहली पहचान अपराधी के रूप में रही। अंसारी के खिलाफ 60 से ज़्यादा केस दर्ज थे। मऊ से 5 बार का विधायक अंसारी 16 साल से भी ज़्यादा वक्त से जेल में था। 2022 में पहली बार 2 मामलों में उसे दोषी ठहराया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी पर हत्या का प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई गंभीर आपराधिक कामों के 65 मामले दर्ज थे। ये केस लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी
और आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी दर्ज हैं। इनमें से 21 मामलों की सुनवाई अलग अलग अदालतों में चल रही है। अब उन 3 खास केसेस का जिक्र करते हैं जिनके चलते मुख्तार की छवि पुख्ता बनी और लोगों के मन में उसने जो भय का साम्राज्य बनाया था उसको तात्कालिक तौर पर मजबूती मिली। पहला मामला कृष्णानंद राय का हत्याकांड। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय करीमुद्दीनपुर इलाके के एक गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बारिश का मौसम था तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़ दी थी। साथियों को लेकर सामान्य गाड़ी से गए थे। उद्घाटन के बाद शाम करीब 4 बजे वो गांव लौट रहे थे। रास्ते में बसनिया चट्टी के पास उनके काफिले को कुछ लोगों ने घेरा और AK-47 से फायरिंग की। राय समेत 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मुख्तार अंसारी, उनके भाई और गाजीपुर से वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी और कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी पर हत्या का केस दर्ज करवाया था। आगे चलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से CBI जांच की मांग की गई एक अर्जी के जरिए और उसे मंजूरी भी मिल गई। लेकिन जुलाई 2019 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी किया। हालांकि 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए केस में मुख्तार और उसके भाई खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का भी एक मामला दर्ज हुआ था और अप्रैल 2023 में ऊपरी अदालत ने मुख्तार को इसमें 10 साल जेल की सजा सुनाई। इसी मामले में अफजाल अंसारी को भी सजा हुई थी जिसके बाद उसकी सांसदी चली गई थी। हालांकि अब अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जमानत की राहत मिली है। दोष सिद्धि तक सांसदी बहाल हो गई है। केस अभी चल रहा है। मुख्तार से जुड़ा दूसरा बड़ा केस नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड। 1997 में कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा को डील के बहाने उठाया गया और बनारस के भेलूपुर में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। नंद किशोर के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा ने दिसंबर 1997 में भेलूपुर थाने में केस दर्ज कराया। आरोप था कि 5 नवंबर 1997 को मुख्तार ने फोन पर धमकी दी और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। मामला विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कोयले के सबसे बड़े कारोबारी का था तो तत्कालीन सरकार ने केस की CBI जांच के आदेश दिए। एजेंसी ने इस मामले में मुख्तार अंसारी के अलावा 2 और लोगों को भी आरोपी बनाया। शार्प शूटर और करीबी रिश्तेदार अताउर रहमान बाबू और दूसरा शहाबुद्दीन, ये दोनों ही आरोपी 26 साल बाद भी CBI की पकड़ में नहीं आ पाए हैं। इस केस में अपहरण और हत्याकांड के आरोपी बनाए गए मुख्तार अंसारी को लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया लेकिन गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 10 साल की सजा सुनाई गई। तीसरा केस 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया। क्या लिखा मुकदमे में? 10 जून 1987 को मुख्तार ने एक दुनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगे कि मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के फर्जी दस्तखत कर लाइसेंस लिया गया। CBI ने इसे धोखाधड़ी का मामला माना और पर्दाफाश किया। मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी साल 13 मार्च को मुख्तार को इसमें दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ऐसे ही तमाम केसेस में मुख्तार दोषी या आरोपी है। लंबे वक्त से वो बांदा की जेल में बंद था लेकिन बांदा की जेल में पहुंचने की भी उसकी एक कहानी है। एक कहानी यहाँ से पंजाब की पटियाला जेल में जाने की जिसमें इंक्वायरी बैठी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी हुई, और दूसरी कहानी पटियाला की जेल से बांदा जेल आने की और फिर आरोप और प्रत्यारोप की, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मुख्तार अंसारी का जो मोडस ऑपरेंडी होता था, इनका तरीका ये होता था कि जब ये फंसने लगते थे तो ये किसी छोटे मामले में अपने को सरेंडर करके जेल चले आते थे और इनके सारे लोग उसी किसी मामले में करके जेल में चले आते थे। ये इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी था। तो जब 2017 में योगी गवर्नमेंट सरकार बनी और थोड़ा माफियाओं पर जब सख्ती शुरू हुई तो इन्होंने तुरंत अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया और पंजाब की जेल में 2017 में जाकर रोपड़ जेल में अपना सरेंडर कर दिया। वहां पे अपना वहां पे बंद हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 2019 में जब इन्होंने उसी समय इन्होंने एक वहां पे किसी को जेल से ही फिरौती की शिकायत पहुंची। उसके बाद वहां सरकारी एक्टिव हुई। इधर 2019 में जब यहाँ पे योगी गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव हो चुके थे, उसके बाद जब पब्लिक गवर्नमेंट ने देखा कि इन्हें अपना जो ये माफियाओं के प्रति एक उनको दमन की एक रणनीति लगाई कि सब जो बाहर घूम रहे हैं उनको जेल भेजा है, तो उसको जब उन्होंने किया कितने माफिया हैं, किस केस में बाहर है, कहाँ है, तो तब वहां पहली बार 2019 दिसंबर में ये शुरू हुआ कि भाई मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से यूपी लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई ये सब है। तो हर बार मुख्तार अंसारी अपने कई सारी मेडिकल रिपोर्ट गवाह देख के ये बच जाते थे कि उनका इलाज चल रहा, वहां पर बीमार हैं, काफी है, चल फिर नहीं सकते, ये इस वक्त कहा गया था। तो जब बाद में जनवरी में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनसे नोटिस को भेजा, जनवरी 2021 की बात है। करते करते ये 4 साल उसमें लग गए। 4 साल बाद अप्रैल 2021 में फाइनली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, उसके पहले कंगना राय की पत्नी अलका राय ने भी वहां कांग्रेस सरकार को लेटर लिखा कि भाई, प्रियंका गांधी लेटर लिखा कि उसको उनको लाया जाए, उनका यहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं उसकी इनकी हियरिंग नहीं हो पा रही है कारण। तो ये सब चीज चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको यहाँ से रोपड़ जेल से बाला जेल शिफ्ट किया गया। अब मुख्तार अंसारी की दूसरी पहचान पर बात करते हैं, राजनेता की पहचान। वो 5 बार यूपी के मऊ से विधायक चुना गया। 1996 में बसपा के टिकट पर पहली बार, फिर 2002 और 7 में निर्दलीय, 2010 में अपनी पार्टी बनाई कौमी एकता दल। इसी पार्टी से 2012 में विधायकी जीती, लेकिन 2017 आते आते इस पार्टी की उम्र पूरी हो गई और कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया गया। एक बार फिर से वो चुनाव जीता। 17 के 2 साल बाद 2019 का चुनाव, सपा बसपा का लोकसभा में गठबंधन। गाजीपुर की सीट पर हाथी के सिंबल पर मुख्तार के भाई अफजाल ने पर्चा भरा, चुनाव जीता, हराया नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहे मनोज सिन्हा को, जो इस समय जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया, जो मुख्तार ने नहीं लड़ा। उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी ने चुनाव लड़ा और मऊ से विधायक बने। अब्बास मुख्तार का बड़ा बेटा है, खुद भी आर्म्स एक्ट समेत कई केसेस में आरोपी है। लंबे वक्त से कासगंज की जेल में बंद है। अब्बास को 18 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत दी। अब्बास अंसारी की पत्नी है निखत, उन पर अब्बास को जेल से भगाने की साजिश रचने का आरोप है, वो भी जमानत पर है। मुख्तार के छोटे बेटे का नाम है उमर। बेटे बहू की बात हो गई। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर भी 11 केस दर्ज हैं। भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं वो भी जमानत पर चल रहे हैं। ये बात पूरी हुई मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास और राजनीतिक रसूख की, लेकिन अपराध के दम पर मुख्तार ने सिर्फ राजनीति में जगह ही नहीं बनाई, संपत्ति भी बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में मुख्तार ने 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की। वहीं अफजाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 14 करोड़ की संपत्ति बताई। ये वो संपत्ति है जो घोषित थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी मुख्तार पर जांच चल रही है। ईडी ने अंदेशा जताया था कि मुख्तार के पास हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से लेकर मई 2023 तक मुख्तार की करीब 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। इसमें जब्ती से लेकर बुलडोजर चलाने तक की कार्रवाई शामिल है। बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार का फैमिली बैकग्राउंड उससे उलट था। दादा का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। 1926-27 में उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे और 1928 से 1936 तक इसके वाइस चांसलर भी। मुख्तार अंसारी के नाना थे मोहम्मद उस्मान, भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी जो आर्मी ब्रिगेडियर भी रहे। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में वो शहीद हुए, पर बहादुरी ऐसी कि आज भी उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र दिया गया। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे, लेकिन इसके बाद आई मुख्तार अंसारी की बारी, जिसने बाहुबल का रास्ता चुना, अपराध की दुनिया चुनी और आखिरी दिन भी जेल और अस्पताल के बीच ही बीते। मुख्तार के इस अंत पर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इन आरोपों की टाइमलाइन को समझिए। 21 मार्च को मुख्तार के वकील ने बाराबंकी कोर्ट में एक बड़ा आरोप लगाया। कहा कि उनके मौकिल को 19 मार्च की रात जेल के खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया। वकील ने कहा कि इसके बाद से मुख्तार की तबीयत बिगड़ रही है, जबकि इससे पहले सेहत पूरी तरह ठीक थी। इसी दिन यानी 21 मार्च को ही मऊ की अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्तार ने एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा, 19 मार्च की रात को जेल प्रशासन ने मुझे खाने में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। मुझे सूत्रों से पता चला कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, MLC ब्रजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, पूर्व STF IG अमिताभ यश और यूपी के प्रमुख सचिव गृह का हाथ है, ये आरोप लगा। इसके बाद 26 मार्च को मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट दर्द, पेशाब और मल त्यागने में समस्या की बात बताई गई। कुछ इलाज के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसके बाद अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि मुख्तार के खाने में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। अफजाल ने कहा, मुख्तार ने मुझे बताया था कि करीब 40 दिन पहले भी उसे जहर दिया गया था और अभी हाल में 19 या 22 मार्च को फिर दिया गया। इसके बाद से उसकी हालत खराब हुई। 29 मार्च को मुख्तार का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे उमर अंसारी ने भी जहर देने के आरोप को दोहराया। जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्हें माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे, बंदी के रूप में जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया और बिल्कुल करेंगे। और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेगी और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। इन सारी बातों के बीच मुख्तार और उनके बेटे उमर के बीच 2 दिन पहले फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है।
बाबू बोल। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज पढ़ो। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम नहीं हो। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा। आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम सिवा बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जज से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे, हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है। बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। हाँ बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है तुम हमें बोल पाओगे। मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच बिठा दी गई है। 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। बांदा मेडिकल कॉलेज में 29 मार्च को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करने वाली 3 डॉक्टरों की टीम में एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक सर्जन और एक फिजिशियन शामिल थे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।
मुख्तार की मौत पर एक बड़ा बयान भी आया दिवंगत कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का। इसमें देखने का कोई सवाल नहीं है, इसमें तो बाबा की कृपा है। और रही बात योगी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है और योगी जी का, इसमें विपक्ष पार्टियां कुछ भी कह सकती हैं। कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। पूरे घटनाक्रम पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं, सुनते हैं। अगर कोई हथकड़ी में दो प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहां के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बकले तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि इस तरह के किसी भी मुद्दे को, चाहे कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करो। और उस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि देश के सौहार्द के माहौल को, देश के समावेशी माहौल को कैसे जो है उस पर सांप्रदायिक तड़का लगाओ। और उस सांप्रदायिक तड़का लगाने के पीछे उनकी पूरी मंशा होती है कि उस पर राजनीतिक रोटियां सेकें। मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। मुख्तार को गाजीपुर के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान ये भी चर्चा हुई कि उनके विधायक बेटे को जमानत नहीं मिली। मुख्तार अंसारी की मौत का पूर्वांचल की राजनीति पर, यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में कितना असर है, आपको इस बात से भी समझना पड़ेगा कि पूर्वांचल में खासकर जो मुस्लिम पॉलिटिक्स के कुछ खास गिने चुने चेहरे रहे हैं, उसमें से मुख्तार अंसारी का परिवार एक है। मुख्तार अंसारी, उनसे बड़े भाई अफजाल अंसारी और उनसे सबसे बड़े भाई जो सिबकतुल्लाह अंसारी हैं। इन तीनों भाइयों ने खासकर गाज़ीपुर, मऊ के आसपास के विधानसभा के इलाकों में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। जो भी पार्षद लड़ता है, जो भी विधायकी लड़ता है, इस तरह के लोकसभा से नीचे के स्तर के चुनाव होते हैं, उनमें इस परिवार के लोगों का समर्थन, इस परिवार के काडर का समर्थन कई बार ज़रूरी होता है। जब साल 2010 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ने मिलकर कौमी एकता दल का निर्माण किया था, तो कौमी एकता दल को कहा जाता है कि पार्टी चलाने के लिए फंड की दिक्कत हुई थी। तो पहली बार सपा ने कोशिश की कि इस पार्टी का विलय कर लिया जाए और मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को अपने खेमे में लिया जाए। फिर ये तमाम गतिरोध के बाद ये विलय असफल रहा। फिर वो बसपा में जाके पार्टी का विलय हुआ। फिर अफजाल अंसारी 19 में आकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, मनोज सिन्हा को हराते हैं। और ख़ासकर जब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बात होती है तो मुख्तार अंसारी के बरक्स एक वो इस इलाके की जो भूमिहार और ठाकुर लॉबी है उसको रखा जाता है। भूमिहार लॉबी से मेरा मतलब कृष्णानंद राय और उनके परिवार से है। उनकी पत्नी अलका राय भी चुनाव लड़ती रही हैं अफजाल अंसारी के परिवार के खिलाफ, और ये अदावत का सिलसिला जो है पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी चला आता है और आसपास की विधानसभाओं, लोकसभाओं में भी इसको खासा भुनाने की कोशिश की जाती रही। चूंकि राजनीतिक परिवार है मुख्तार अंसारी का, और परिवार के उनके अपने दोनों भाई, बेटा, भतीजा, सभी लोग राजनीति में हैं। मुख्तार अंसारी भले ही वो 18-19 साल से जेल में ही हैं, लेकिन जेल से रहकर भी 2 बार चुनाव जीते हैं और परिवार का पूरा असर है उस इलाके में। और इतनी आप ये समझिए कि बीजेपी की 2 बार से लगातार 2014 के बाद से बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक लहर सी चल रही है। राज्य में भी सरकार बनी, केंद्र से भी मतलब एक तरह से सफाया हुआ, सारी सीटें लगभग जीत गए। भले ही 2019 में कुछ कम सीटें रही, लेकिन कह सकते हैं आपकी लहर रही। इस लहर के बावजूद उस इलाके में जहां इनका अपना प्रभाव है मुख्तार अंसारी का, यानी अगर आप उसको समझ लीजिए जो पूर्वांचल की ये 4-5 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस, इन जगहों पर अच्छा खासा उनका प्रभाव रहा है। और वहां पर बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के बावजूद आप समझिए कि मऊ, ये गाजीपुर की सीट एमपी की जीत गए। घोसी में मऊ की सीट, घोसी सीट जो है वो जीत गए। वहां पे जो अभी बीएसपी के एमपी है उनके करीबी है। तो कुल मिलाकर के उसका राजनीतिक असर तो पड़ना ही पड़ना है। सिंपैथी भी मिलेगी। जिस तरह से जो आरोप लगे
यानी जो मौत को लेकर के जो आशंकाएं पहले जता दी मुख्तार अंसारी ने और 2 दिन बाद मौत हो जा रही है, तो अपने आप में बड़ी चीज है। और जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं उसके। तो इन सब चीजों की एक सिंपैथी वो कुछ और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं तो दूसरे राजनीतिक दल भी इसको लेकर के जो उनका परिवार कह रहा है, जांच की मांग कर रहा है, जांच के लिए तो आदेश दे ही दिए गए हैं, उनके स्वर में स्वर मिला रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए ये होगा कि चूंकि मुख्तार अंसारी माफिया थे और गैंगस्टर थे, 8-8 मामलों में सजा भी हो गई थी, तो एक जो ये ट्रेंड बन गया है कि इस तरह से जो माफियाओं का सफाया हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का उनकी मौत में भले ही कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो सजा मिल रही है और मुकदमों में तेजी आ रही है, इन सब चीजों को लेकर के, और चूंकि मुख्तार अंसारी मुस्लिम समुदाय से हैं और उनकी मौत होती है, तो उसको लेकर के वो बीजेपी का समर्थक वर्ग जो है उसमें एक तरह से वो और ज्यादा सेंट्रलाइज होगा। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बात दिन की सुर्खियों की। पहली सुर्खी बिहार से। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। 40 लोकसभा सीटें बिहार की। विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, उसे मिली हैं 26 सीटें। कांग्रेस के हिस्से 9 सीटें आई हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों को कुल मिलाकर 5 सीटें मिली। इसमें माले को 3 सीटें, CPI-M और CPI को 1-1 सीट दी गई है। 5 लोकसभा सीटों पर पेच फंसा था, इसलिए सीट शेयरिंग में देर हो रही थी। ये सीटें थीं औरंगाबाद, सीवान, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार। अब सहमति के बाद औरंगाबाद, सीवान और पूर्णिया राजद के हिस्से में आई, जबकि कटिहार से कांग्रेस और बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी या उतार चुकी है। और इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा पेच पूर्णिया सीट को लेकर फंसा था। 1 बार के विधायक और 5 बार के सांसद पप्पू यादव लड़ना चाहते थे। कहा गया कि पार्टी के विलय के दौरान भी ये बात कही गई थी। उनकी पार्टी का नाम था जन अधिकार पार्टी, यानी कि जाप। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने विलय इसी शर्त पर किया था। इस बारे में आपको और अगर दिलचस्पी है तो नेता नगरी जरूर देखिए, जो हर शनिवार की सुबह रिलीज होता है ललन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर। इस प्रकरण पर पप्पू यादव की एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया भी आई कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन वहां पर तो कांग्रेस का सिंबल ही नहीं है, क्योंकि राजद से बीमा भारती मैदान में है। अगली सुर्खी एक जांच से जुड़ी है। एनसीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को लंबे समय से चली आ रही जांच में राहत मिली। मामला इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय से जुड़ा है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सीबीआई ने अब पटेल के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के कारण इस केस को बंद कर दिया है। क्लोजर रिपोर्ट दी है। इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया विलय के समय प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। यूपीए में इस दौरान हुए कथित घोटाले में उन पर आरोप लगे थे, जिसको लेकर ईडी और सीबीआई ने प्रफुल्ल से पूछताछ भी की थी। पूरा मामला 2007-8 का है, जब यूपी सरकार ने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया विलय का ऐलान किया था। करीब 840 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। साल 2019 में ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि घोटाले का आरोपी दीपक तलवार प्रफुल्ल पटेल का करीबी है। पटेल ने 2008-9 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए दीपक को फायदा पहुंचाया, जिसके चलते उससे मुनाफे में चल रही एयर इंडिया के रूट्स को प्राइवेट एयरलाइंस को बांटने में मदद की। सीबीआई ने इस मामले में स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार के सामने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में अभी फैसला नहीं किया है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल की है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल, जो अब एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता हैं, जिनकी पार्टी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का सहयोगी दल है, उसको लेकर प्रतिक्रियाएं खूब आ रही हैं। बीजेपी के महागठबंधन में आ गए तो दामन साफ हो गया, ये इल्जाम लग रहे हैं। हम जानते हैं कि जुलाई 2023 में अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल समेत पार्टी के 6 अन्य नेताओं ने शरद पवार का साथ छोड़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थामा था, और इसके 8 महीने बाद ही अब प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई जांच में राहत मिली है। बाकी सुर्खियों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। दिन की एक बड़ी सुर्खी एक बार फिर आम आदमी पार्टी के कार्यालय से आई है। पार्टी के बड़े नेताओं के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री, पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में है, दूसरी तरफ पार्टी के एक और बड़े नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच की अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दी है। सीबीआई जांच होगी क्यों? सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की रकम ली प्रोटेक्शन मनी के तौर पर। यह आरोप सत्येंद्र जैन पर पहले लगे थे, जिसके बाद इस साल फरवरी में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सत्येंद्र जैन पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच की इस सिफारिश को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब मंजूर कर लिया है, यानी कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत
सीबीआई जांच होगी। सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं। उनके अलावा आम आदमी पार्टी के 2 और बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को छोड़कर भी जेल में बंद हैं, जिनमें संजय सिंह का नाम है जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं, और नाम है मनीष सिसोदिया का जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों ईडी की रिमांड में हैं दिल्ली के कथित शराब घोटाले केस में। 1 अप्रैल तक वो रिमांड में रहेंगे, आगे का फैसला इसके बाद होगा। लेकिन सत्येंद्र जैन के लिए सीबीआई जांच की बात अब एक और बड़ा झटका उनके लिए भी है और पार्टी के लिए भी। अब बात लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स की। एक्ट्रेस कंगना रनौत 29 मार्च को पहुंची हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में। इस लोकसभा सीट से कंगना को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला हुआ है, वो यहाँ से सांसदी लड़ने वाली हैं। यहाँ पहुंचकर कंगना ने रोड शो भी किया। ये उनका पहला चुनावी कैंपेन रहा। रोड शो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। कांग्रेस के लिए कहा कि इस पार्टी की सोच ही घटिया है। कंगना ने यह बात कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट वाले रेफरेंस को लेते हुए कही। कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस की महिला नेत्री कहती हैं कि मंडी की बेटियों के क्या भाव हैं, क्या ये यहाँ की बहन बेटियों का भाव लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी अगली सुर्खी आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सपा विधायक पंकज मलिक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वाराणसी के एक शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या की जाने के बाद शिक्षकों के धरना प्रदर्शन में पंकज शामिल हुए थे। इसी मामले में पुलिस ने पंकज सहित अन्य प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा लिखा है। पंकज मलिक के पिता हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से टिकट दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान के सामने लड़ रहे हैं। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खेमे से एक विधायक ने पाला बदल लिया है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस के विधायक कमलेश प्रताप शाह ने विधायकी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने भोपाल में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। ये ट्वीट राहुल गांधी ने 29 मार्च को किया। क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग से एक और नोटिस मिला है। कांग्रेस ने बताया कि पार्टी को पिछले 4 वित्त वर्षों के टैक्स रिटर्न में विसंगतियों के लिए 1,800 करोड़ रुपए के करीब का इतनी राशि जमा करने के लिए इनकम टैक्स विभाग से एक नया नोटिस मिला है। कांग्रेस ने इस नोटिस को गलत बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव से पहले टैक्स टेररिज्म करने का आरोप लगाया है। आज के ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।